Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach. So today we are going to do Inclusive Education B.Ed Semester 1 paper number 4 कानपुर यूनिवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये ऑप्शनल पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ एक बच्चों ने मुझे जेंडर स्कूल सोसाइटी के लिए भी मैसेज किया है, बट अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं PDF बनाकर उस पर वीडियो ला सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपने इजी नोट से ही पढ़िए। एग्ज़ाम में पेपर को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है वो वही रहेगी जैसे मैंने एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी वाले में, कि आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। इसको आप अपनी इजी नोट से ही इस बार कवर कर लीजिए। और अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी, मैं बताऊंगी कि मैं कौन कौन से पेपर्स का आपको नोट्स देने वाली हूँ। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ पहले से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सो दैट आई कैन प्रोवाइड योर नोट्स एंड ऑल ऑन टाइम। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आप मेरे वीडियोस को, और आप लोगों को बहुत इससे बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं टोटल 15 क्वेश्चंस का एक सेट लाई हूँ। सिंस अभी टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा कि हम पूरा सिलेबस कवर कर सकें, तो मेन टॉपिक्स हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे कि अगर आपके एक पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख पाएँ। और जो हमारा एक स्ट्रेटजी हमेशा रहती है कि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट्स में ऐड करके लिख देंगे, तो आप जब चीज़ें समझ लेंगे तो आप यहाँ से और दूसरे क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट। ये PWD एक्ट 2016 पर क्वेश्चन लास्ट ईयर लॉन्ग में आया है, तो कुल मिलाकर लॉन्ग शॉर्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको बोलते हैं RPWD, राइट of person with disability act 2016 in an Indian law that aims to protect and promote the rights of person with disability। ओके, जो पर्सन डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको प्रमोट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था 2016 में। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूँगी। इट रिप्लेस द पर्सन विथ डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली ये क्या करता है कि पर्सन्स जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनका पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना। एक्ट 1995 टू अलाइन विद द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ UNCRPD 2007। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक इस पे पहले भी एक 1995 में एक एक्ट बना हुआ था, उसके बाद ये 2007 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इसमें इंटरवेंशन किया, उसके बाद एक 2016 में वापस से इसको आप समझ सकते हैं कि वापस से इसको चेंज किया गया। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं एक्सपेंडेड डेफिनेशंस ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब अभी पहले जो 1995 था उसमें टोटल 7 डिसेबिलिटीज़ को लिया गया था, लेकिन यहाँ पर टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो एक्सपेंडेड डेफिनेशन में क्या है, द एक्ट रिकॉग्नाइजेस 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ अप फ्रॉम 7 था 1995 में, मैंने बताया। दीज इंक्लूड्स ब्लाइंडेडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, speech and language disability, intellectual disability, autism spectrum disorder, mental illness, cerebral palsy, muscular dystrophy, Parkinson's disease, chronic neurological conditions, multiple sclerosis, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, acid attacks victims, dwarfism and multiple disabilities। तो इस तरीके से 21 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया जो प्रीवियसली 7 डिसेबिलिटीज़। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या था, राइट टू इंक्लूजन एजुकेशन इंश्योर्स इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़। ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं इंक्लूसिव, पहले हमारी एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन चलती थी जिसमें ये था कि हाँ सबको साथ में पढ़ाना है इंटीग्रेट करके, बट उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान नहीं किए जाते थे या उनको कुछ इस तरह की स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी। अब उसी को चेंज करके इंक्लूसिव एजुकेशन बनाया गया है, जिसमें पर्सन विद जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो स्कूल में नॉर्मल रेगुलर स्कूल में ही पढ़ेंगे बच्चों के साथ, और उनको कुछ स्पेशल एजुकेटर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, कुछ काउंसलिंग भी की जाती है। इसके अलावा उनको कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती।
स्पेशल ट्रेनिंग्स फॉर टीचर्स टू हैंडल चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इनको बोलते हैं हम लोग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। डिसेबल्ड चिल्ड्रन नहीं बोला जाता, आपको पता भी है। विकलांग नहीं बोला जाता, दिव्यांग बोला जाता है। तो ये वही केस है। रिजर्वेशन ऑफ 5% सीट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात भी कही है। 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर PWDs इंक्रीज फ्रॉम 3%। तो पहले 3% था, उससे 4% इंक्रीमेंट कर दिया गया रिजर्वेशन। इंश्योर्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन प्राइवेट एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो ये प्राइवेट या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑफर्स स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और इनको स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में भी इनरोल कराया जाने लगा। बैरियर फ्री एसेसिबिलिटी, मैंडेट एसेसिबल पब्लिक स्पेशस, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड ICT एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि बिल्डिंग्स में रैंप वगैरह बनाए जाने लगे और लिफ्ट्स हैं या वहाँ पर ब्रेल में लिखा जाने लगा जिनके, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें। इंश्योर साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, ब्रेल मटेरियल्स, असिस्टिव डिवाइसेस फॉर डिसेबल्ड। क्लियर। Social security and welfare measures provides disability pensions, healthcare benefits and insurance schemes. Special provisions for women, children with disability. Rehabilitation programs for those who acquire abilities due to accidents for or illness. तो चीज़ें समझ में आ गया होगा, ये पूरा डिसेबिलिटीज़ के बारे में ही बात किया गया है। लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन, इनके लीगल राइट्स और प्रोटेक्शन क्या होते हैं? स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज़ फॉर डिस्क्रिमिनेशन और वायलेशन ऑफ PW राइट्स। अगर किसी तरह का इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा है या कोई वॉल्यूशन उनके राइट्स का किया जा रहा है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लगाई गई हैं। स्टैब्लिश्ड स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू डिसेबिलिटीज़। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो स्पीड ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स भी इनके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। गार्जियनशिप प्रोविजंस फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, और जिनको बौद्धिक अक्षमता है उनके लिए गार्जियनशिप का भी प्रोविज़न प्रोवाइड कराया गया है। ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट एंड नेशनल डिसेबिलिटी कमिश्नर्स फॉर मॉनिटरिंग एंड रिवॉल्विंग कंप्लेंट्स। ठीक है, क्रिएशन ऑफ डिसेबिलिटी एडवाइजरी बोर्ड्स एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो आप ये समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ पे जाके इनको अगर इनके राइट्स एंड ऑल वायलेट हो रहे हैं या इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर जाके इस तरीके से ये कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी आपको देखने को मिले, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आते हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आया हुआ है लास्ट ईयर, तो देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन बेसिकली क्या होते हैं? नाउ रिफर्ड एज ए चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो मैंने आपको बोला था, अब जो है उनको स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है। ठीक है, मीन्स वो मेंटली रिटार्डेड का मतलब ये है कि उनको मानसिक तौर पे कमज़ोर नहीं माना जाता है, उनको बस ये कहा जाता है कि वो बौद्धिक क्षमता में कहीं पे डिसेबल्ड है। ठीक है, have significant limitations in intellectual functioning and adaptive behavior. These limitations कौन कौन सी हो सकती हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, रीजनिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में डिसेबल्ड हो सकता है, या डेली लाइफ स्किल्स में भी कहीं कहीं बच्चे बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल मीन्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से उन चीज़ों में भी दिक्कत आती है। Identifying such children early is crucial for providing appropriate support in an inclusive education setting. अगर हम बच्चे की इस तरह की चीज़ों को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो अब CBSE के स्कूल में प्रावधान है कि आप जाके स्कूल में उसके रिकॉर्डिंग उसका जो हेल्थ मेडिकल है उसको सबमिट करेंगे तो उसको उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने का प्रावधान है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, slow learning ability, difficulty in grasping new concepts, poor memory, struggles to retain and recall information, limited problem solving skills, inability to think critically or make decisions. तो चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग abstract concepts, struggle with math, language, reasoning. तो बेसिकली जितना जहाँ भी दिमाग वाला काम होता है, कॉग्निटिव स्किल्स की ज़रूरत होती है, उसमें इनकी प्रॉब्लम होती है, इनकी डिसेबिलिटी होती है, इनको लर्निंग समझने में चीज़ें दिक्कत आती हैं।
नेक्स्ट आता है सोशल एंड करेक्टरिस्टिक बिहेवियर, जैसे ऑटिज्म बच्चे सोशल नहीं होते हैं, ADHD की प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और बहुत सारी अदर तरह की प्रॉब्लम्स भी आजकल बच्चों में देखने को मिल रही हैं, जिनकी वजह से इस पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेशन थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। ओके, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन, सिंस उनको एक्सक्यूज मी, उनका कम्युनिकेशन पुअर होता है, वो ज़्यादा पब्लिक में जाके वो एक awkward सा फील करते हैं, ज़्यादा इंगेज नहीं होते हैं, डिफ़िकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स एंड इंगेजिंग इन ग्रुप्स एक्टिविटीज़, इमोशनल इमेच्योरिटी, में एग्जिबिट एक्सेसिव डिपेंडेंस और फ्रस्ट्रेशन और टेंट्रम्स। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बच्चों में देखने को मिलती हैं जो डिसेबल्ड होते हैं। नाउ कमिंग टू द एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लो प्रोग्रेस इन स्कूल सब्जेक्ट्स, लैगिंग बिहाइंड peers इन रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, मतलब एकेडमिक्स में भी उनकी प्रोग्रेस जो है स्लो देखने को मिलेगी। वो अपने जो पीयर्स हैं, अपने जो क्लासमेट्स हैं, उनसे पीछे चलेंगे, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे अर्थमेटिक हो। तो ये सब चीज़ों के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को। डिफ़िकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, नीड रिपीटेटिव गाइडेंस टू कंप्लीट टास्क, बहुत बार कहने पर वो चीज़ों को कंप्लीट कर पाते हैं। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, इजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड अनेबल टू फोकस फॉर लॉन्ग पीरियड, यही ADHD इसको ही बोलते हैं, अटेंशन डेफिशिएंट। तो इस तरीके से चीज़ें आप समझ में आ रही होंगी। मोटर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिलेड मोटर डेवलपमेंट, डिफ़िकल्टी इन फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब जो होल्डिंग पेंसिल, जो राइटिंग अच्छी बनाना, तो इसको बोलते हैं क्या, फाइन मोटर स्किल्स, जो छोटे छोटे काम होते हैं जैसे होल्डिंग अ पेंसिल। ठीक है, तो ये फाइन मोटर स्किल में आ जाता है, और ये जो है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल में आता है वॉकिंग। पुअर कोऑर्डिनेशन, अब चैलेंजेस इन टास्क रिक्वायरिंग बैलेंस एंड मसल कंट्रोल, अगर फिजिकली उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, लाइक ब्रेन और आपका जो बॉडी है उसका अगर कनेक्शन सही नहीं है कॉर्ड, तो उनको वहाँ पर डिसेबिलिटी, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नाउ कमिंग टू द कि इन बच्चों के लिए रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर्स दैट चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आर सपोर्टेड इन जनरल एजुकेशन, setting the appropriate accommodation. Strategies included individual education plan, जिसको IEP भी कहते हैं, for personalized training. इसके अलावा यूज़ फॉर स्पेशल टीचिंग एड्स, जैसे कि विजुअल हैंड ऑन एक्टिविटीज़, पीयर सपोर्ट, बडी सिस्टम्स, मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स टू इन्हेंस लर्निंग। मतलब यहाँ पर आप सकते हैं कि आजकल जो है, जैसे उनको आगे बैठाया जाएगा, थोड़ा सा लाउड, अगर किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, थोड़ा स्लो है, या फिर विज़न में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको जो है एक्टिविटी के थ्रू सिखाना, ब्रेल में सिखाना। इसके अलावा अगर किसी का लो विज़न है तो उसको तो जो है उस तरह की ऑडियो के ज़रिए सिखाना। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन कंक्लूजन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इंटरवेंशन। Through observations, assessments, and inclusive teaching strategies, educators can create a supporting learning environment that promotes equal opportunities for all children. ठीक है, तो अगर किसी भी समस्या का कि हमें जो है वो पहले पता चल जाए तो हम उसको इजीली हैंडल कर पाते हैं, बिकॉज जैसे जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया अपनी एज पे, तो फिर वो सारी चीज़ें सिखाने में उसको दिक्कत आती है। ठीक है, तो इन अगर बच्चों का अगर पहचान या ऑब्जर्व पहले ही हो जाता है तो इस पर काम किया जा सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट और सोशल लर्निंग, ये भी क्वेश्चन 24 में आया। देखिए दोनों ही क्वेश्चन 22, 24, 23 दोनों में मिला जुला के आए हैं कहीं ना कहीं से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी लिया हुआ है। सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाई अल्बर्ट बंडूरा, emphasizing that people learn behaviors, attitudes, skills by observing and imitating others। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने सोशल लर्निंग की जो बात कही थी, उन्होंने बोला था कि जो पीपल हैं, जो पर्सन हैं, जो लोग हैं, वो दूसरों को ऑब्जर्व करके और उनको इमिटेट करके, मतलब नकल करके सीखते हैं। इट हाईलाइट्स रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग इन लर्निंग। ठीक है, इनके की प्रिंसिपल्स क्या थे देख लेते हैं। नंबर 1 आ जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इंडिविजुअल लर्न बाय वॉचिंग अदर्स या मॉडल्स, मतलब जो रोल मॉडल्स होते हैं जिनको या कुछ उनकी नकल करके या किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो उनको करके ऑब्जर्व करके सीखते हैं। रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट इज बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवॉर्ड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको समझ में आता ही होगा कि अगर आपको कुछ लर्निंग करानी है तो उनको रिवॉर्ड का लालच दो या पनिशमेंट का डर दिखाओ, तो भी वो बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं और सीख जाते हैं कहीं ना कहीं। कॉग्निटिव प्रोसेस, लर्निंग इज नॉट जस्ट अ बिहेवियरल बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो
तो ये चीज़ें कॉग्निटिव प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ नकल करके या रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पर सिखाया नहीं जा सकता। Now coming to the modeling, people are more likely to initiate behaviors demonstrated by role models like teachers, parents, peers and media figures. तो इन लोगों के द्वारा जैसे अगर आप बच्चे जो हैं बहुत जल्दी इनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, कभी किसी टीचर को, कभी पेरेंट को, तो कभी फ्रेंड्स को, या तो कोई सेलिब्रिटी है या मीडिया फिगर है, तो उनकी भी वो उसके बाद उनके बिहेवियर की वो नकल करने लगते हैं या उनको इमिटेट करने लगते हैं। Vicarious learning means learning occurs by observing the experiences of others without direct personal experiences. तो मतलब दूसरों के एक्सपीरियंसेस से उनके ऑब्जर्व को देखकर, उनके एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करके वहाँ से लर्निंग कर लेना, अपना खुद का डायरेक्ट पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। टीचर शुड मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर्स फॉर स्टूडेंट्स. Encouraging peer learning and group activities helps in skill development. Using media and real-life examples can enhance learning. Rewarding good behavior encourages students to adopt desirable action. तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एजुकेशन में टीचर को पॉजिटिवली बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो टीचर को एज अ रोल मॉडल ले लेते हैं। इन पेयर लर्निंग ग्रुप मतलब क्लासमेट्स के साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ में सीखने के लिए उनको प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू लर्निंग को बढ़ाना चाहिए। मीडिया टेक्नोलॉजी तो आजकल हर जगह एवरीवेयर है, गुड बिहेवियर के लिए इनकरेज भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी सोशल लर्निंग की बात आती है। सोशल लर्निंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एजुकेशन एज ए स्टूडेंट नॉट लर्न ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, they also learn from surroundings, teachers, peers. It promotes interactive and experimental learning in classroom. तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही आ जाता है। मैंने इसके बारे में भी लिख दिया है। लॉन्ग और शॉर्ट को आप अपने अकॉर्डिंग अभी तक समझ गए होंगे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसी बात को जो मैंने लिखा है इसको 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो देख लेते हैं व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी। अ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो मैंने भी बताया, दैट अफेक्ट्स अ पर्सनस एबिलिटी टू एक्वायर, प्रोसेस एंड यूज़ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। ठीक है, जो अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो पर्सन की जो मेन एबिलिटी होती है किसी चीज़ को सीखना, एक्वायर करना या प्रोसेसिंग करना, इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली यूज़ करना, वो उसमें कहीं ना कहीं वो जाके अफेक्ट होती है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस बट इम्पैक्ट स्किल्स सच एज रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज़। तो जैसा कि डिस्कस किया गया कि ये जो है ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे की रीडिंग राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चा बेवकूफ़ है। उसके इंटेलिजेंस में, उसकी आईक्यू में प्रॉब्लम नहीं बोली जाती है, उसकी स्पेसिफिक किसी चीज़ में उसको लेकर स्किल में उसको प्रॉब्लम है। तो उन्हीं की बेसिस पर यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं, उनको आप देख लेंगे कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। अगर बच्चे को रीडिंग में डिफ़िकल्टी आ गई है तो उससे डिसलेक्सिया बोलते हैं। वो जो तारे ज़मीं वाली पिक्चर थी आमिर खान की, जिसमें उस बच्चे को बी और डी को का अंतर नहीं समझ में आता था, तो दैट इज़ डिसलेक्सिया। ट्रबल रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स, रीडिंग फ्लुएंटली एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट। अब जब रिकॉग्नाइजन ही नहीं है वर्ड्स का तो रीडिंग भी उससे अफेक्ट होगी, इसीलिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। अगर राइटिंग में डिफ़िकल्टी है तो उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, आप इसको जैसे ग्राफ बनाते हैं तो आप वहाँ से इसको कोरिलेट करके भी याद रख सकते हैं। पुअर हैंड राइटिंग, डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स। अगर उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, कैलकुलेशंस एंड सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट है पुअर मेमोरी एंड अटेंशन, डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन टास्क। ये इसी को बोलते हैं ADHD। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसिंग इश्यूज, स्ट्रगल्स इन अंडरटेकिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। ठीक है, तो इस यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कॉज क्या होते हैं? देखिए, एक तो है जेनेटिक फैक्टर जो फैमिली के थ्रू आता है, और दूसरा है ब्रेन डेवलपमेंट इश्यूज। समटाइम्स जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी तरह से न्यूट्रिशन या तो नहीं मिला ढंग से, या उस समय कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से उसके ब्रेन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो उसका ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा, उसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं।
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन या एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कहीं कहते हैं कि प्रेगनेंसी में भी अगर माँ के पेट में किसी तरह का टॉक्सिन एंड ऑल आ जाता है तो उसकी भी वजह से भी बच्चे में के ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। इंजरी और इलनेस, ब्रेन इंजरी, प्रीमेच्योर बर्थ एंड क्रॉनिक इलनेस। क्लियर है, नथिंग इज डिफिकल्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस। ऑब्जर्वेशन बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स नोटिसिंग कंसिस्टेंट डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग। अगर बच्चे में बार बार हम देख रहे हैं कि जो है बच्चा बार बार पढ़ किसी चीज़ को लेकर उसको डिफ़िकल्टी हो रही है और वो नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं कि टीचर और पेरेंट्स दोनों ही ऑब्जर्व करते हैं, या तो किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम है या तो किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करने से समझ में आती हैं। दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल टेस्ट भी होते हैं। अगर बच्चे में ज़्यादा ही दिक्कत है कि उसका वर्कआउट होता चला जा रहा है और एज बढ़ने के साथ भी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो फिर इस तरह में साइकोलॉजिकल टेस्ट और एजुकेशनल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक कंडक्टेड बाय स्पेशलिस्ट टू असेस कॉग्निटिव एंड एकेडमिक स्किल्स। ठीक है, तो उसके लिए लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं। मेडिकल एलिवेशन टू रूल आउट द हियरिंग, विजन, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए मेडिकल एवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस है। भाई उसी से समझ में आएगा कि बच्चे को किस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है। नाउ कमिंग टू द एजुकेशनल स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसके लिए एजुकेशन में कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाई गई है जिससे लर्निंग डिसेबिलिटी पर फोकस किया जा सके, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसका मतलब है कि हर बच्चे को साथ में लेकर ही पढ़ाना है और उसको वहाँ पर बच्चे के अकॉर्डिंग, हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग उसको जो है लर्निंग और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाना है, नॉट ओनली फॉर वन पर्सन या ग्रुप की बात नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें एक्शन प्लान किए गए हैं। लाइक इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान एक आया है, IEP बोलते हैं, पर्सनलाइज टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो आजकल स्कूल्स में ना एक रेमेडियल क्लासेस होती हैं कि जैसे आपके बच्चे तो नॉर्मल रेगुलर स्कूल में ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि अगर बच्चों को ऑब्जर्व किया गया है या माता पिता ने कोई उनके लिए सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट किया है कि उनके बच्चे को किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके लिए सब्जेक्ट वाइज अलग से रेमेडियल टीचिंग भी कराई जाती है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है। ठीक है, तो ये उस इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पार्ट है। मल्टी सेंसरी टीचिंग मतलब उनको फिर अगर उनको देखने में है तो उनको सुनने से उनका काम चलाया जाएगा, या सुनने में प्रॉब्लम है तो देखने से साइन लैंग्वेज में, तो उनके सेंसेस को यूज़ करके टीचिंग करवानी, जैसे कि विजुअल्स, ऑडियोस एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज़। नाउ कमिंग टू द असिस्टिव टेक्नोलॉजी, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, ऑडियो बिक्स एंड कैलकुलेटर। चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक्स्ट्रा टाइम एंड सपोर्ट, जैसा कि मैंने बोला कि एक्स्ट्रा टाइम और सपोर्ट दिया जाता है, प्रोवाइडिंग एडिशनल टाइम फॉर टास्क एंड एग्जाम्स। और एग्जाम्स में भी CBSE की तरफ से तो एग्जाम्स में भी बहुत फैसिलिटीज़ दी गई हैं। किसी को अगर राइटिंग में दिक्कत है तो उन्हें एक्स्ट्रा 15 मिनट 20 मिनट्स का टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, एनकरेजिंग कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। यहाँ पर देख लेते हैं कंक्लूजन क्या बोलता है। अ लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए लाइफ लॉन्ग कंडीशन दैट कैन बी मैनेज्ड विद अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। Inclusive education helps students with learning disabilities reach their full potential by providing necessary accommodation and encouragement। तो ये हो गया है कंक्लूजन कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे को एक नॉर्मल कंडीशन में रिकॉग्नाइज करके अर्ली और अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स एंड ऑल करके सपोर्टिव लर्निंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा के उनको हेल्प किया जाता है कि वो अपना जितना उनका मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको यूज़ करके वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी। ठीक है, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, ये मैं यहाँ पर ऐसे डिफरेंस करके लिख दिया है, और अगर इसमें से किसी एक के बारे में पूछते हैं तो भी आप यहाँ से कंटेंट ले सकते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, एजुकेशन डिजाइंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी इन सेपरेट सेटिंग्स, सोशल स्पेशल स्कूल्स एंड रिसोर्स रूम। देखिए स्पेशल एजुकेशन जो है उसके लिए अलग से एक स्कूल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनके स्पेशल सेटिंग्स वाले स्कूल होते हैं। ठीक, ये बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में ऐसा नहीं आपको दिखाई पड़ेंगे, कहीं कहीं पे ये चीज़ें इस टाइप के स्कूल अवेलेबल हैं। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एजुकेशन वेयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी लर्न अलॉन्ग साइड देयर पीयर इन रेगुलर स्कूल्स विद नेसेसरी सपोर्ट। जबकि इंक्लूसिव इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया क्योंकि आप देखिए स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए इतने स्कूल प्रोवाइड करा पाना इट वॉज नॉट ईजी टास्क,
तो इसीलिए उसको इंक्लूसिव एजुकेशन में लाया गया कि रेगुलर स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाया जाए बट सपोर्ट देकर, जैसे उनके स्पेशल एजुकेटर रहते हैं स्कूल में, इसके अलावा रेमेडियल टीचिंग्स कराई जाती हैं स्कूल, फिर इसके अलावा इस डिजिटल बोर्ड्स, ऑडियो मेथड्स, डिवाइसेस, ये सब प्रोवाइड कराना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इनका क्या है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होता है भाई, ये सेग्रीगेटेड होते हैं क्योंकि ये स्पेशल स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो अकेले समझ लेते हैं आप, सोसाइटी में नहीं। ऐसे होता है जो स्पेशल स्कूल में या क्लासरूम में जहाँ चिल्ड्रन डिसेबिलिटी वाले होते हैं उन्हीं के साथ पढ़ते हैं, जबकि ये क्या है, इंटीग्रेटेड है, ये सब मिला जुला के सब एक साथ पढ़ते हैं। सेम क्लासरूम फॉर ऑल स्टूडेंट विद इंडिविजुअल एकोमोडेशन। क्लियर। तो स्पेशल एजुकेशन के लिए अप्रोच क्या है, फोकस ऑन स्पेसिफिक नीड्स विद स्पेशलाइज्ड टीचिंग मेथड्स एंड टूल्स। इनके लिए अलग से चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे ऑटिज्म है वो उसको नॉर्मल स्कूल में आप नहीं हैंडल कर सकते, तो उसके लिए अलग से स्कूल की ज़रूरत होती है। या बच्चे में अगर ज़्यादा ही किसी लेवल की डिसेबिलिटी है, जबकि इसमें क्या है, अडेप्ट्स द जनरल करिकुलम टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स। ठीक है, तो देखिए जनरल करिकुलम ही इंक्लूसिव में दिया जाता है, लेकिन अगर बच्चे को रीडिंग में दिक्कत है या राइटिंग में दिक्कत है, लर्निंग, तो उसको वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। टीचर रोल क्या है, इसमें स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं ट्रेन टू हैंडल स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़। हर जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स ट्रेंड एजुकेटर्स प्रोवाइड कराया जाता है। एक बीएड भी आपने देखा होगा स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भी निकलता है। दूसरा है जनरल एजुकेटर्स विद सपोर्ट फ्रॉम सम स्पेशल एजुकेटर्स एंड थेरेपिस्ट, जबकि इसमें जनरल ही एजुकेटर होते हैं लेकिन उनके साथ एक उनकी हेल्प के लिए एक स्पेशल एजुकेटर भी प्रोवाइड कराया जाता है और थेरेपिस्ट भी साथ में प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें क्या है, करिकुलम कैसा है, स्पेशल एजुकेशन में मॉडिफाइड करिकुलम सूटेड विद द टू द डिसेबिलिटी, जबकि इसमें क्या है, जनरल करिकुलम होता है। इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है, लिमिटेड इंटरेक्शन विद पीयर विदाउट डिसेबिलिटी। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनकी डिसेबिलिटी नहीं है उनसे उनका इंटरेक्शन लिमिटेड होता है, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट भी अलग है, स्कूल ही अलग बना दिया गया है। जबकि यहाँ पर क्या है, इनकरेजेस सोशलाइजेशन एंड कोलाबोरेशन अमंग ऑल स्टूडेंट्स। मेरे पास भी 2-3 ऐसे बच्चे रहे हैं जिनको मैंने देखा है कि आप ऐसे देखेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको कुछ ना कुछ कहीं रीजनिंग की प्रॉब्लम है, सो वो एकेडमिकली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जबकि नॉर्मल बच्चों की तरह खेलना कूदना हर चीज़ उनका नॉर्मल है। तो मैंने भी ऐसा 1-2 केस देखे हुए हैं अपने स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड टारगेट सपोर्ट एंड इंटेंसिव इंटरवेंशन, जबकि यहाँ पर क्या है, टू प्रमोट इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड डाइवर्सिटीज़ इन क्लासरूम। तो यहाँ पर एक टारगेटेड सपोर्ट की बात की जाती है स्पेशल एजुकेशन में, लेकिन वहाँ पर क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, स्कूल्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड और चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म, यही मैं बोलना चाह रही थी। तो यहाँ पर इनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, जबकि रेगुलर स्कूल प्रोवाइड रैम्प, रिसोर्स टीचर्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो आई होप कि स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन आपको समझ में आ गई है। चलिए कॉन्क्लूज़न देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको हर बार बताया हुआ है कि आपको कॉन्क्लूज़न डालना ही डालना है 3 to 4 लाइन का। स्पेशल एजुकेशन बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटी, जिनको बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड है, मतलब वो सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वो होती है, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स इक्विटी, सोशल इंटीग्रेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस देयर एबिलिटीज़। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास भी 1-2 बच्चे ऐसे मैंने देखे हुए हैं जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल हैं, बट उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लाइक उनकी रीजनिंग में प्रॉब्लम है, वो रीजनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, या मेमोरी में प्रॉब्लम है, सुनकर समझकर उन चीज़ों को करना उनके लिए ईजी, मतलब याद ही नहीं रखेंगे, अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि वो बहुत देर तक फोकस होकर एक चीज़ को सुनना भी दिक्कत कर आ रही है उनको, या सुन भी रहे हैं तो याद नहीं रह रहा है, मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टी सेंसरी टीचिंग। ये 2024 में आया हुआ है और 23 में भी आया है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। देखिए, आप जब पूरा कंटेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आप अच्छे से इस वीडियो को 2 से 3 बार समझ लेंगे तो फिर वहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को आराम से लिख पाएंगे। मल्टी सेंसरी मतलब बहुत सारे सेंसर्स के थ्रू टीचिंग, मतलब जो हमारे हैं देखना, विजुअली, हियरिंग, इसके अलावा टच करके या मूवमेंट करवा के, इस तरह से जो है जो मल्टी सेंसर्स के साथ टीचिंग होती है उसको हम लोग मल्टी सेंसरी टीचिंग कहते हैं, जैसे साइट, हियरिंग, टच एंड मूवमेंट। ओके, टू एनहेंस लर्निंग एंड रिटेंशन।
It is especially beneficial for a student with learning disabilities, helping in improving comprehension, memory and engagement. ठीक है, तो एक्टिविटीज़ कराएंगे तो बच्चा थोड़ा सा याद रखता है, उसकी मेमोरी में वो चीज़ें बैठती हैं। कॉम्प्रिहेंशन कराते हैं तो उससे क्वेश्चन आंसर्स को कितना क्या समझ में आ रहा है, वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। इन्हेंस लर्निंग एंड रिटेंशन। तो मल्टी सेंसरी से क्या होता है, जब आप मल्टीपल सेंसेस के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं तो उनकी जो लर्निंग है वो इन्हांस होती है और रिटेंशन होती है, मतलब उनकी मेमोरी में वो चीज़ें बैठती हैं। एंगेजिंग मल्टीपल सेंसेस हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कॉन्सेप्ट मोर इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द अल्फ़ाबेट यूजिंग विजुअल कार्ड्स, सॉन्ग हियरिंग एंड ट्रेसिंग लेटर्स इम्प्रूव रिकॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सपोर्ट्स डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। स्टूडेंट लर्न डिफरेंटली, सिंस स्टूडेंट में प्रॉब्लम है, वो डिसेबल्ड हैं, तो उनके वो लर्निंग भी उनकी डिफरेंटली है, तो उसके लिए भी मल्टी सेंसेस टीचिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। विजुअल लर्नर्स बेनिफिट्स फ्रॉम पिक्चर चार्ट्स वीडियोस, जबकि ऑडिटरी लर्नर ग्रैब्स कॉन्सेप्ट बेटर थ्रू डिस्कशन एंड सॉन्ग्स, जबकि काइनेस्थेटिक लर्नर हैं बेस्ट करते हैं थ्रू एंड ऑन एक्टिविटीज़। काइनेस्टिक मतलब जिनको फिजिकल और या मोटर डिसेबिलिटी है। So multi-sensory teaching accommodates all these styles including learning. ठीक है, now coming to the next point, improves attention and engagement. तो मल्टी सेंसेस के अगर आप टीचिंग बच्चे को कराते हैं तो उसका अटेंशन इंप्रूव होता है और एंगेजमेंट भी बढ़ती है। यूजिंग डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स कीप स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग, हेल्प चिल्ड्रन विथ शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स स्टे फोकस्ड। क्लियर? Aids to children with learning disabilities, effective for students with dyslexia, dysgraphia, and ADHD. Example, a child with dyslexia can learn words through visual flashcards, auditory phonics, and tracing letters. क्योंकि रीडिंग में उसको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो सुनकर या देख कर चीज़ों को याद रख सकते। Strengthen cognitive and motor skills. Activities like writing in sand, clay molding, role playing develop both cognitive understanding and fine motor skills. ठीक है, नाउ encourages creativity and critical thinking. Students explore concepts in multiple ways and leading to better problem solving skills and creativity. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अपनी सारी सेंसेस से अगर आप पढ़ते, मतलब अगर आप चीज़ें सिर्फ सुन के पढ़ते हैं तो उतनी इफेक्टिवली आपको याद नहीं रहती जितना अगर आप उस चीज़ को देख भी लेंगे, ठीक है, या अगर रियल आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और ज़्यादा याद रहेगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स में क्या आते हैं, तो रीडिंग यूजिंग कलर्ड ओवरलेज, ऑडियो बुक्स एंड ट्रेसिंग वर्ड, मैथमेटिक्स यूजिंग नंबर ब्लॉक्स, काउंटिंग बीट्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, साइंस कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, वॉचिंग वीडियोज एंड यूजिंग मॉडल्स। क्लियर हो गया? कॉन्क्लूजन यहाँ पर देख लेते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग इज अ पावरफुल स्ट्रेटजी दैट एनहांसेस लर्निंग बाय एंगेजिंग डिफरेंट सेंसेस. It improves, it promotes better understanding, inclusivity, and active participation, making education more effective for all students. तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये उसी का कॉन्क्लूजन यहाँ पर लिखा हुआ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 गिव्स सजेशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बारे में, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करनी है। तो देखिए, सोशली डिप्राइव्ड कौन होते हैं, जो समाज में जो पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के पिछले हों या फिर इसके अलावा जिनको जो ये डिसेबल्ड हैं ये भी पिछड़ जाते हैं थोड़े दिनों बाद, है ना, जब वो अब जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ अगर नहीं आ पाते हैं तो वो वहाँ भी बिछड़े ही हुए हो जाएंगे। सोशल इंटरेक्शन उनका अगर कम हो गया है तो उन्हें बोलेंगे सोशली डिप्राइव्ड। अब इनके लिए क्या क्या अपलिफ्टमेंट, क्या प्रोग्राम्स किए गए हैं, वही वापस से आ जाते हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE एक्ट जो हमने सोशियोलॉजी वाले पेपर में डिस्कस किया था, 100% इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स, रिमूवल फाइनेंशियल बैरियर्स बाय प्रोवाइडिंग फ्री यूनिफॉर्म्स, बुक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्रोवाइड कराया जाता है। जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन के जो स्कूल हैं गवर्नमेंट वाले, उनमें फ्री यूनिफॉर्म्स होती हैं, फ्री बुक्स होती है, ट्रांसपोर्टेशन पे फ्री है, और मिड डे मील वाली तो व्यवस्था है ही। Inclusive education, adopted multilingual activity based learning to make education engaging. ठीक है, तो जो बच्चा जिस लैंग्वेज से आ रहा है उस लैंग्वेज में वो सिखाने की कोशिश करना इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट है। ट्रेन टीचर्स इन स्पेशल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, अलाइनिंग विद RPW
डी एक्ट 2016। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था RPWD एक्ट 2016 जिसमें कितने तरह 21 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया था। तो उसमें ये भी प्रावधान लाया गया था कि टीचर्स हैं जो उनको ट्रेन किया जाएगा फॉर स्पेशल एजुकेशन। स्कॉलरशिप एंड मिड डे मील्स प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड स्कॉलरशिप स्टाइपेंड्स एंड इंसेंटिव्स टू एनकरेज रेगुलर अटेंडेंस, स्ट्रेंथन मिड डे मील प्रोग्राम टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड अटेंशन। तो सोशली जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, जो इस तरह के डिसेबल्ड हैं, जो पीछे रह जाते हैं समाज में, उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है थ्रू काउंसलिंग सर्विसेज। इंट्रोड्यूस स्कूल बेस्ड काउंसलिंग, पीयर मॉनिटरिंग फॉर इमोशनल वेलबींग। के अलावा मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन की भी इम्पोर्टेंस आ जाती है। इंटीग्रेटेड मॉरल एजुकेशन, स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेइंग इन द करिकुलम डेवलप सोशल वैल्यूज़। ठीक है, बच्चों को तरह तरह की स्टोरीज सुना के, जैसे हम लोग सुनते थे पंचतंत्र की कहानियाँ। ठीक है, तो मॉरल वैल्यूज़ की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर भी उनको चीज़ें मॉरल एजुकेशन दी जाती। कंडक्ट अवेयरनेस सेशंस फॉर ऑन जेंडर इक्वलिटी, हाइजीन एंड चाइल्ड राइट्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। Now coming to the next point, parental involvement. Organize parent-teacher meetings and literacy programs to educate parents on the importance of education. तो पेरेंट्स जब तक अवेयर नहीं होंगे तो बच्चे को तो फिर वो कैसे ही पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को, उनको इनकरेज करने के लिए प्रोग्राम्स लाना या मीटिंग करना, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट, वर्कशॉप्स एंड करियर गाइडेंस भी ऐसे बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। कंडक्ट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एडोलसेंट टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। डेवलप एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू जो सोशली डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या अपलिफ्टमेंट, उनको ऊपर लाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो कंक्लूजन में अगेन देख लेते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड इंक्लूसिव मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है नीडेड द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। गवर्नमेंट, एजुकेटर्स, NGOs एंड द कम्युनिटीज मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड education, psychological support, social integration, economic stability. This will ensure that every child gets equal opportunity to grow and succeed. तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। Now moving to the next question, explain the provisions made for inclusive education. अब inclusive education के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रावधान बनाए गए हैं, क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, उनको देख ले। प्रोविजंस फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन NEP 2020, कौन कौन से प्रावधान हैं? नंबर 1, इंश्योरिंग इक्विटी and inclusion for all, recognizing education as a fundamental right for all children including those from disadvantaged background. ठीक है, emphasize universal access to education from preschool to higher education. School must be barrier free, accessible and children friendly. तो ये सारी चीज़ें NEP 2020 में बताई गई हैं कि जो फंडामेंटल राइट बनाया गया है एजुकेशन के लिए, उसको इंक्लूड करना है। फॉर उनमें जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको इंक्लूड करना है। यूनिवर्सल एजुकेशन पर जो सर्व शिक्षा अभियान जो हमारा एक चलाया गया था उसको ही कंटिन्यू केयर करते हुए 2020 में भी उसी को आगे फोकस किया गया है कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए एक्सेसिबल हो, उस पर जोर दिया गया है। स्कूल जो है वो बैरियर फ्री होने चाहिए और एक्सेसिबल होने चाहिए और चाइल्ड फ्रेंडली होने। नाउ नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़। सिंस हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो कुछ भी है वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में ही हमें लिखना है। इंक्लूसिव क्लासरूम्स होते हैं, जैसे CWDs विल बी इंटीग्रेटेड इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल वेयर एवर पॉसिबल। स्पेशल एजुकेटर्स विल सपोर्ट स्टूडेंट्स विद विजुअल, हियरिंग एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है असिस्टिव डिवाइसेस लाइक लर्निंग एड्स, प्रोविजन फॉर ब्रेल मटेरियल, लार्ज प्रिंटिंग बुक्स एंड हियरिंग एड्स। समझ में आ गया होगा लोw विज़न वालों के लिए या ब्लाइंडनेस के लिए या लो विज़न के लिए प्रिंटिंग बुक्स, या जो इनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनके लिए हियरिंग एड। यूज इंडियन साइन लैंग्वेज एज अ मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन। इंडियन साइन लैंग्वेज है उसको मीडियम इंस्ट्रक्शन रखना। फ्लेक्सिबल असेसमेंट एंड एग्जाम पॉलिसीज़, मैंने आपको पहले भी बताया CBSE की तरफ से उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम भी प्रोवाइड किया जाता है। कहीं कहीं उनको लिखने के लिए भी सपोर्ट मिलता है, उनको सिर्फ बताना है अगर किसी को रीडिंग राइटिंग का प्रॉब्लम है तो इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराना। फ्लेक्सिबल असेसमेंट बनाना, उनका पेपर भी अलग से ईजी वे में आता है। एक्स्ट्रा टाइम स्क्राइब्स मॉडिफाइड एवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी। आ गया होगा समझ में।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सपोर्ट फॉर सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। देखिए जो इकोनॉमिक रूप से वीक हैं उनके लिए हर चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। जिन माँ बाप के पास पैसा है, जिनके पास, वो तो फिर भी अपने बच्चे को स्पेशल एजुकेशन के लिए या स्पेशल स्कूल पे लेकर जाते हैं, थेरेपीज़ कराते हैं। पर जिनके बच्चों को, जिनके पास इकोनॉमिक इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनके लिए ये सारी सपोर्ट्स बहुत मायने रखते हैं। फोकस ऑन SC ST OBC ट्राइबल कम्युनिटीज़, गर्ल्स, रूरल स्टूडेंट्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट। ठीक है, schools in underprivileged areas will receive additional funding and resources, social scholarship, financial aid to reduce dropout rates। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं बच्चों को इन NEP 2020 फॉर स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन। मल्टी लैंग्वेज बात की गई है NEP 2020 में। मातृभाषा में ही आपको सिखाना है बच्चों को 1st to 5th तक। लोकल लैंग्वेज या तो ये सिखाइए। मदर टंग बेस्ड एजुकेशन टू हेल्प फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल इन मल्टीपल लैंग्वेज इंक्लूड इंडियन साइन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर इंक्लूजम्स एजुकेशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन। Goes to promote safety, hygiene and menstrual health awareness for adolescent girls। तो ये सारी चीज़ें भी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें प्रोवाइड कराई जाती। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स टू हैंडल डाइवर्स लर्नर्स। टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जिससे वो उन बच्चों को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग ले सकें। इंस्ट्रक्शंस फॉर इंक्लूसिव पेडागोजी इन BEd कोर्सेज, यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स एंड अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, नथिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर चीज़ें आपको मेंशन की हुई हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेसिबिलिटी। लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे दीक्षा है, स्वयं है, ये सब क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। विल इंक्लूड कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। तो ये NEP में प्रावधान किया गया है। Use of text-to-speech software, audio book and subtitles videos for accessibility. Clear? Next है flexible learning path and open schooling. Alternative education models for student unable to attend regular school। जो नहीं कर सकते रेगुलर स्कूल, उनके लिए अलग से चीज़ें फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ्स, मतलब जो ओपन स्कूलिंग होती है जिसे NIOS बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन प्रोवाइड एजुकेशन इन फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। ठीक है, नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इनके देख लेते हैं। रोल ऑफ टीचर्स क्या है NEP अकॉर्डिंग टू NEP 2020। फ्यूचर एजुकेटर्स मस्ट बी स्किल्ड इन एजुकेशन इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो इसीलिए आपको भी ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में जाके टीचिंग करेंगे, टीचर बनेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर बच्चे आपके क्लास में इस तरीके के हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है। कम से कम आप उसके बारे में अवेयर होंगे कि बच्चे में अगर कोई इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टी या लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप उसको समझ पाएंगे, उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प करने के लिए प्रयास करेंगे। इसी तरह से करिकुलम डिज़ाइन। स्कूल शुड अडॉप्ट यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, जिसे बोलते हैं UDL, टू अडॉप्ट accommodate diverse learners. Use of ICT, teacher must incorporate assistive technology, digital tools for inclusive education. चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं पहले। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, अडेप्ट अल्टरनेट असेसमेंट मेथड्स टू सपोर्ट ऑल लर्नर्स। ठीक है, तो NEP 2020 में जो इंक्लूसिव एजुकेशन का रोल है उसको यहाँ पर मैंने पूरी तरह से डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर भी आ जाए तो आप घुमा के लिख लेंगे, इतना कंटेंट तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन कैसे होते हैं? एक देखिए, दोनों ही चिल्ड्रन जो हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं, वो एक आता है कैटेगरी जिन्हें बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब इनको मैंने पहले भी बताया कि जो डिसेबिलिटी नहीं बोलते हैं उनको बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन हो या कोई डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन हो, सभी को इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है और स्पेशल बच्चों में उनको काउंट किया जाता है, क्योंकि जो
डिसेबल्ड है वो भी स्पेशल है, और जो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है वो भी स्पेशल है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने उनकी डिसेबिलिटीज़ की चीज़ें पढ़ी थी, अब हम लोग गिफ्टेड बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इनकी हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, एक्सेप्शनल मेमोरी एंड क्विक लर्निंग, ग्रैप्स कॉन्सेप्ट फास्टर देन पीयर एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लर्न विद मिनिमल रिपीटेशन एंड रिक्वायर लेस गाइडेंस, एडवांस्ड vocab एंड लैंग्वेज स्किल्स, स्पीक फ्लुएंटली विथ रिच vocabulary एट एन अर्ली एज, एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया गिफ्टेड बच्चों के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली एंड क्रिएटिवली, एन्जॉय पजल्स, रीजनिंग टास्क एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। हाई क्यूरोसिटी होती है इनके अंदर, क्रिएटिव होते हैं ये बच्चे, ऑलवेज ईगर टू नो हाउ एंड वाई थिंग्स, हमेशा जानने के लिए, नई नई चीज़ों के लिए क्वेश्चनिंग करते हैं और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इंटरेस्टेड इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, फिलोसफी एंड डीप डिस्कशंस, जो अमूर्त चिंतन है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो नहीं दिख रहा सामने उसके बारे में भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, तो इवेंट एंड न्यू आइडियाज़, गेम्स और सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, ऑफन शोज आर्टिस्टिक, म्यूजिकल एंड लिटरेरी टैलेंट, notice details that other may overlook, can identify patterns, relationships and inconsistency easily। तो इस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग एंड इमेजिनेशन पावर भी इनकी अलग होती है। जैसे बोलते हैं ना किसी में, अभी हम लोगों ने लास्ट पेपर में पढ़ा है ना जिसमें साइकोलॉजी में कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी, तो इन बच्चों में जो मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले होते हैं उनको गिफ्टेड बोलते हैं। लाइक कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा कर रहा है, तो अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स वहाँ पर अचीव कर रहे हैं तो वो जो है गिफ्टेड चाइल्ड में आ जाते हैं। हाई मोटिवेशन एंड सेल्फ लर्निंग एबिलिटी, इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड जो बच्चा गिफ्टेड है वो अपने आप अंदर से ही मोटिवेटेड होगा, इंटरनल मोटिवेट होगा। लर्न टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर ओन विदाउट नीडिंग एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डायरेक्टेड, प्रेफर वर्किंग अलोन रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी। सिंस उनको खुद ही सारी चीज़ें अपने आप इंडिपेंडेंटली समझ में आ रही हैं तो उनको थोड़ा सा ग्रुप एक्टिविटीज़ में उतना वो इन्जॉय नहीं करते। टेक चार्जेस ऑफ देयर ओन लर्निंग पेस एंड गोल, वो अपनी स्पीड से सीखना चाहते हैं, अपनी चीज़ों से समझना चाहते हैं, अपने उनके पर्सनल गोल्स होते हैं। हाई इमोशनल सेंसिटिविटी, एक्सपीरियंस इंटेंस इमोशंस, एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर सोशल इशू। लीडरशिप क्वालिटीज़, नेचुरली टेक ऑन लीडरशिप रोल्स इन ग्रुप एक्टिविटी, क्लियर है। कैन इन्फ्लुएंस इंस्पायर्स अदर्स थ्रू आइडियाज़ एंड एक्शन। ठीक है, नाउ पॉसिबल चैलेंजेस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब इसमें एक पॉइंट छूट गया, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस एंड मोरालिटी, हाईली एथिकल एंड अवेयर ऑफ फेयरनेस फ्रॉम अ यंग एज एंड स्टैंड अप व्हाट दे बिलीव इन इज राइट। ठीक है, अब इन बच्चों के साथ एक चैलेंज भी क्या है कि ईजिली बोर्ड इन रेगुलर क्लासरूम। अब रेगुलर क्लासरूम में तो सभी बच्चों को साथ में लेके चलने की बात होती है, तो वो वहाँ पर बोर होने लगते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी होते हैं मैं तो बोर हो रहा हूँ, मतलब वो उन्होंने वो चीज़ सीख ली है, उनको जो काम दिया गया उनका हो गया है वो काम, अब वो बोर हो रहे हैं बिकॉज उनको चीज़ें और सीखनी है, उनके लिए और एक्टिविटी की ज़रूरत है। मे फील फ्रस्ट्रेटेड विद स्लो पेस्ड लेसन्स, परफेक्शन एंड फियर ऑफ फेल्योर, समटाइम्स उनमें एक परफेक्शनिज्म आ जाता है कि वो परफेक्शन चाहते हैं, तो उनको अगर वो कहीं नहीं हो रहा तो एक उनमें फियर ऑफ फेल्योर भी आ जाता है कि कहीं फेल ना हो जाऊँ। एक्सपेक्ट हाई स्टैंडर्ड फ्रॉम देमसेल्व्स, डिफिकल्टी इन सोशलाइजिंग, मे स्ट्रगल टू कनेक्ट विद पीयर्स हु डोंट शेयर देयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर कुछ उनके जो फ्रेंड्स हैं अगर वो उनकी तरह से उनके इंटरेस्ट कुछ के में शेयर नहीं करते, मतलब उनकी तरह से नहीं सोचते हैं, तो मे बी उनसे वो बात करने में इतना इंटरेस्ट नहीं होंगे, मतलब उनकी एक सोशलाइजेशन में उनको डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे, मतलब वो अलग अलग रहना, अलोन में लोनलीनेस में ज़्यादा खुश रहेंगे, अपनी चीज़ों में, अपनी ही जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इसमें क्या है, अब ऐसे बच्चों के लिए भी हमें एक चैलेंज हो जाता है टीचर के लिए कि एक तरफ डिसेबल्ड बच्चा है, दूसरी तरफ गिफ्टेड बच्चा है, तो हमें दोनों को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि बताया मैंने कि डाइवर्स लर्निंग वाले बच्चों के लिए डाइवर्सिफाइड एजुकेशन हमें का फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे के लिए जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए 3 चीज़ें मेन हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइड एडवांस लर्निंग मटेरियल एंड इनकरेज इंडिपेंडेंट रिसर्च, तो उनको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएँ। तो अभी आप देखेंगे जो सीबीएसई का एक पेपर बनता है आजकल जो बच्चों का, तो उसमें हर तरह का पेपर ऐसा सेट किया जाता है कि उसको हर कैटेगरी का बच्चा कर सके। उसमें लास्ट में थिंक एंड आंसर भी होता है, हॉट्स भी होते हैं, थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग
क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो इन्हीं सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एंगेज देम इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। Enrichment program offer Olympiads, debates, coding and extra curricular activities। तो ओलम्पियाड्स वगैरह में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, फिर ओलम्पियाड्स में, डिबेट्स में जो बच्चे आगे आगे रहेंगे, ठीक है, चीज़ों में, तो वो गिफ्टेड बच्चों के अंतर्गत आ जाए। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। कंक्लूजन वगैरह आप खुद लिख लेंगे। अभी तक आपको इतना समझ में आ ही गया होगा हमारे कंटेंट से कि आप किस तरह से आपको चीज़ें लिखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ भी इसका टॉपिक है इसलिए मैंने लिख दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय आरटी एक्ट 2009? ये हम लोगों ने सोशोलॉजी वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो किया है वहाँ पर हमने इसको कवर किया है, तो आप इसे वहाँ से चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 2016 वाला, जो इसी का मॉडिफाइड वर्जन था। तो पहले फिजिकल विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाम से 1995 में एक एक्ट बना था, उसके बाद वो आ गया दूसरा RPWD, जिसमें इसी का वो नेक्स्ट वर्जन था जो 2016 में आया है। तो चलिए देख लेते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इंक्लूड कर लिया है। इनएक्टिंग कब हुआ था ये? द एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1995 केम इनटू फोर्स 7 फरवरी 1996। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट एम टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इंश्योर देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी इन सोसाइटी। ठीक है, तो देखा भी होगा गवर्नमेंट जॉब्स में तो जो पर्सन्स विद डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए अलग से कोटा भी एक होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को उसमें लिया गया था देखते हैं। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस। तो इन टोटल 7 चीज़ों को यहाँ पर लिया गया था, जिनको बाद में मॉडिफाई करके 21 डिसेबिलिटीज़ जो हमने पहले इंक्रीज़ की हैं उसमें कर दिया। नाउ देख लेते हैं इसमें और क्या प्रावधान थे। एजुकेशन, इट एम्फेसाइजेस फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अप टू 18 ईयर्स इन इंटीग्रेटेड और सोशल स्पेशल स्कूल। जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए है, बट जो वहाँ पर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 18 ईयर्स तक का फ्री एजुकेशन का प्रावधान। एम्प्लॉयमेंट, इट मैंडेट 3% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो 2016 में 4% कर दिया गया था। ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, द एक्ट इंश्योर्ड बैरियर फ्री इन्वायरमेंट इन पब्लिक प्लेसेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिल्डिंग्स। तो डिस्कस किया जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें रैंप होता है, उसमें ब्रेल में लिखा होता है, साइन लैंग्वेज में लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो इन लोगों को बैरियर फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए प्रोविज़न लाया गया था। सोशल सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड्स मेजर्स लाइक पेंशन, इंश्योरेंस एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं एसेसिबिलिटी, गवर्नमेंट वर रिक्वायर्ड टू मेक पब्लिक स्पेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस मोर एसेसिबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। लीगल राइट्स, द एक्ट इंश्योर्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हो गया होगा। रिप्लेस्ड बाई RPWD एक्ट 2016, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिप्लेस्ड द PW एक्ट। तो ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन इस पे भी आया है, क्वेश्चन उस पे भी आया है, इसलिए दोनों ही हमने यहाँ पे डिस्कस। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसलिए मैंने इसको भी डिस्कस कर लिया। समटाइम्स क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय डिप्रेविएशन? डिप्रेविएशन रिफर्स अ स्टेट ऑफ लैकिंग और बीइंग डिनाइड समथिंग एसेंशियल। मतलब कमी, बेसिकली किसी चीज़ की कमी है या वो जो चीज़ें एसेंशियल हैं उनको नहीं अवेलेबल हैं, इसे बोलते हैं डिप्रेविएशन। Such as basic needs, rights and opportunities. It can occur aspects of life including economic deprivation, social deprivation, educational deprivation and nutritional deprivation and sleep deprivation. तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं deprivation में। लैक ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज और पोवर्टी, गरीबी की वजह से जो डिप्रिवेशन है उसे इकोनॉमिक बोलेंगे। एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल इंट्रैक्शन, सोशल डिप्रिवेशन। लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशनल डिप्रिवेशन। इनसफिशिएंट फूड या न्यूट्रिशन है तो वो न्यूट्रिशनल हो जाता है। और लास्ट में आता है लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप अफेक्टिंग हेल्थ एंड वेलबींग। तो डिप्रेविएशन कैन लेड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाइक पुअर हेल्थ, रिड्यूस डेवलपमेंट एंड सोशल इनइक्वलिटी। ये भी एक टॉपिक है इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है कि मे भी अगर शॉर्ट नोट आ जाता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे।
नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, क्लैरिफाई द इंक्लूसिव एजुकेशन। एक्चुअल में मुझे ये क्वेश्चन पहले ही लेना चाहिए था, बट मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन छूट गया था तो मैंने सोचा लास्ट में इंक्लूड कर देती हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो इसका तो मीनिंग और आपको पता होना ही चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन ensures that all students regardless of their abilities or disabilities learn together in safe environment। जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं कि चाहे बच्चे के पास एबिलिटी है या डिसेबिलिटी है, डिसेबल्ड बच्चा है, सब एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हर बच्चे को प्रोवाइड कराना। इट प्रोवाइड्स इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड इंक्लूडिंग दोज विद डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज और सोशल डिसएडवांटेज। सब किसी को साथ में लेना है, चाहे सोशली बैकग्राउंड से आते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं या डिसेबल्ड ग्रुप से आते हैं, सबको एक साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना। डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट encourages acceptance, respect and appreciation of diverse abilities, backgrounds and learning styles। सिंस जब सब बच्चे साथ में पढ़ते हैं और साथ में बड़े होते हैं तो उनके बीच में एक आपस में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट भी होती है और एक्सेप्टेंस भी होता है। वो जानते हैं कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम वाले बच्चे भी हैं। ठीक है, तो उनको चीज़ें समझ में आती हैं, उनके लिए कुछ भी नया नहीं होता है। नो डिस्क्रिमिनेशन eliminates barrier to learning and promotes a system where no child is excluded due to physical, social and intellectual differences। तो चीज़ समझ में आ गई होगी। सेम ही चीज़ है, यहाँ पर भी डिस्कस की गई है। नेक्स्ट है करिकुलम एडेप्टेशन। टीचिंग मेथड्स एंड करिकुलम आर मॉडिफाइड एंड फ्लेक्सिबल टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग नीड्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि हर इंडिविजुअल के साथ में एक डाइवर्सिफाइड करके करिकुलम को बनाना जो सभी के लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट आता है सपोर्ट सर्विसेज। इंक्लूड्स स्पेशल एजुकेटर, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड काउंसलिंग टू हेल्प चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, डिस्कस्ड बिफोर। कोलैबोरेटिव लर्निंग encourages peer interaction, teamwork, fostering and inclusive and cooperative learning, डिस्कस हो गया है। Accessible infrastructure, school must have ramps, स्पेशल सीटिंग, ब्रेल बुक्स, साइन लैंग्वेज, इंटरप्रेट्स एंड टू सपोर्ट ऑल लर्नर्स। ठीक है, चीज़ें डिस्कस्ड हैं पहले ही। नाउ लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज़ भी मैंने बता दी हैं। आरटी है और RPWD एक्ट 2016 इंडिया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ द मेन गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बच्चे का जो एबल हैं या डिसेबल्ड हैं दोनों के लिए। फोकस ऑन एकेडमिक, सोशल, इमोशनल ग्रोथ, इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड रीच फॉर देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग और जो भी उसके रोल हैं, जो भी फंक्शन हैं, जो भी एडवांटेजेस हैं, ये सारे एक साथ डिस्कस कर दिए हैं। रिलेटेड टू कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर और कम्युनिटी इन सस्टेनिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल। देखिए जितना मटेरियल मैं दे रही हूँ अगर लॉन्ग में आता है तो आप इन्हीं सबको और मिला के लिख देंगे। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को भी डाल दीजिए, उसके बाद टीचर का उसमें क्या रोल है तो उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, टीचर फोस्टर सेफ, एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टफुल क्लासरूम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पहले ही डिस्कस कर लिया है। अडेप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू कैटर डाइवर्स लर्निंग एंड नीड एबिलिटीज़। यूज असिस्टिव टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी डिस्कस। तो ये देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, टीचर का भी यही रोल है, इंक्लूसिव एजुकेशन का भी यही रोल है। तो आपको चीज़ें याद करने में कनेक्ट करके लेके आप जब याद करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इनकरेजिंग पीयर सपोर्ट, भाई बच्चा जब एक साथ सारे बच्चे पढ़ते हैं तो एक दूसरे की से फ्रेंडशिप हो जाती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। पॉजिटिव पीयर इंट्रैक्शन, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, टीचर शुड एंगेज इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेटजी। देखिए टीचर्स के भी ट्रेनिंग की बहुत फोकस किया गया NEP 2020 में भी, इसीलिए जो है BEd को जो है एज ए इंटीग्रेटेड जो 5 ईयर वाला होना जा रहा है जिसमें ग्रेजुएशन के साथ ही अब BEd करेंगे, तो वो NEP 2020 में उसी लिए इंक्लूड किया गया है कि बच्चों को जो स्पेशल नीड्स हैं या जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारा प्रावधान है कि सभी बच्चों को साथ में लेके चलना, तो उसके लिए टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग एंड ऑल प्रोवाइड करा। तो ये तो रोल हो गया टीचर का। इसी में आ जाता है रोल ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का क्या रोल है एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, वो देख लेते हैं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स प्ले अ की रोल इन सपोर्टिंग देयर चाइल्ड्स एजुकेशन, एडवोकेटिंग फॉर इंक्लूसिविटी। अवेयरनेस प्रोग्राम, कंडक्टिंग वर्कशॉप्स, कैंपेन्स टू रिड्यूस स्टिग्मा और क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटीज़। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चे में डिसेबिलिटी है कोई,
वो आराम से जो है बच्चे को पे यही डालते हैं दबाव कि पढ़ना है और नहीं पढ़ पा रहा है तो मीन्स वो कुछ वो उस मतलब कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं पे कर रहा है, उसकी एकेडमिक इसलिए अच्छी नहीं आ रही है। जबकि हमें नहीं पता कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उसका स्टडीज़ से इंटरेस्ट कम हो रहा है। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, कम्युनिटी मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन कंट्रीब्यूट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग मटेरियल। कम्युनिटी जो है ये मेंबर्स जो हैं वो ये सब प्रोवाइड कराते हैं। कोलैबोरेशन विद स्कूल्स, एनजीओज, लोकल अथॉरिटीज़ एंड बिजनेस कैन पार्टनर विद स्कूल फॉर बेटर एक्सेसिबिलिटी विद इंक्लूजन। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पर कम्युनिटी के लिए आ जाता है इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सोसाइटी मस्ट टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग discrimination and social behaviors for students with special needs. A strong partnership between teachers, parents, community helps sustain an inclusive, empowering learning environmental in school. तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या रोल टीचर्स का है इंक्लूसिव एजुकेशन में और क्या रोल कम्युनिटी का है। देखिए हर टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, पूरे चांसेस हैं ये सारे में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लिखने में इजी होगा, कुछ भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे आप देख रहे होंगे कंटेंट सेम ही आ रहा है बार बार। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है ही डिसेबल्ड बच्चों के लिए किस तरह से हम बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, जो अलग टर्म थे वो मैंने इंक्लूड किया है, जैसे मल्टी सेंसरी टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग के अलावा एक्ट्स जो हैं ये 2-3 चीज़ें अलग थी, उनको मैंने इंक्लूड करा हुआ है। शॉर्ट नोट ऑन पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या है कि जो हमारे जो क्लासमेट्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे के लिए टीचिंग कर सकते हैं, जैसे उनसे भी बच्चे सीखते हैं। तो जब उनसे बच्चे सीखते हैं तो उसको बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग इज अ लर्निंग स्ट्रेटजी वेयर स्टूडेंट्स हेल्प एंड टीच ईच अदर। जैसे एक ग्रुप एक्टिविटी कराई जाती है ना, तो हर बच्चा एक दूसरे को कुछ ना कुछ हेल्प करता है, तो उसके थ्रू भी बच्चे पीयर ट्यूटरिंग लर्निंग करते हैं। Understand the guidance under the guidance of a teacher. It involves a more knowledgeable or skilled student tutoring a peer who needs assistance in a particular subject. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा है क्लास में जिसका अच्छा चल रहा है, उसको थोड़ा सा जो स्लो लर्नर्स है उनके साथ उनकी ग्रुपिंग बनाई जाती है, जिससे कि वो जो स्किल्ड बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जो है मोर नॉलेजेबल हैं, बल्कि कुछ अपने जो जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत है उनके लिए वो हेल्प का काम करते हैं। इसके की फीचर्स क्या हैं एक बार देख लेते हैं। इनकरेजेस कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है इनकरेज करता है, और देखिए हमारी जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कोलैबोरेटिंग लर्निंग की ही बात करी। इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस इन बोथ ट्यूटर एंड लर्नर। तो जो बच्चा अगर किसी को कुछ सिखा रहा है तो इसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, और जो बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, स्लो लर्नर है, तो वो सीख कर उसे भी कॉन्फिडेंस आता है। तो इस तरीके से दोनों में ही कॉन्फिडेंस का इम्प्रूवमेंट होता है या बढ़ता है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड सोशल स्किल्स। तो बच्चों में एक लीडरशिप भी आती है, स्किल्स भी डेवलप होती हैं। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बेटर थ्रू पीयर इंटरेक्शन। जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं वो कभी कभी टीचर से तो डरते हैं ना, तो उनको अपनी सारी बात नहीं कहते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स से वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि उन्हें क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है या कहाँ। और जो बच्चा सिखा रहा है उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ वो भी बता रहा है, तो इससे उसके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं। तो दिस मीन्स बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर। Useful in inclusive education for supporting students with diverse learning needs, peer tutoring is an effective and student-friendly method that enhances learning in supportive and interactive environment. तो यहाँ से ये सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, प्रिपेयर करिए अच्छे से, और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए फिर हम आगे की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे मैं क्लास लूँगी, वो सब आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।